हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं सोच रहा हूं कि दिसंबर के लास्ट तक में जो भी आपके मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी चैप्टर आपके इस लास्ट दिसंबर तक करा दिया जाए। जिसमें कि हमने आपको 2-4 वाले रैखिक समीकरण यानी कि आपका चैप्टर 3 और एक त्रिकोणमिति जो कि चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 है, उसका पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने करा दिया है। हर एक चीजों को डीपली यानी कि तोड़ तोड़ के समझा दिया है, जिससे कि यदि कोई बच्चा पहली बार भी वो पढ़ रहा है तो वो आसानी से समझ जाए। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को इस प्रकार हम आज पढ़ेंगे कि यदि कोई बच्चा आज पहली बार भी पहले दिन भी पढ़ रहा है तो उसे भी पढ़ने में या समझने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होने वाली। ठीक, तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आप सब द्विघात बहुपद पढ़े होंगे, जो कि आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम था बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका जो व्यापक रूप था यानी कि वो पॉलिनोमियल किस रूप का हो सकता है, तो वो था ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, जहां पे a, b और c जो था एक वास्तविक संख्या थी। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर था। वास्तविक संख्या में आपका एक परिमेय संख्या भी आता है, परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। एबीसी यानी कि परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। लेकिन एक कंडीशन और था कि आपका ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे ए का मान जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, जो कि जीरो आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो आपका परिमेय संख्या है, तो एबीसी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन एबीसी में जीरो के सिवा और ए जीरो के सिवा और संख्या हो सकती है, लेकिन ए का मान कभी जीरो नहीं हो। तो ये तो द्विघात बहुपद का रूप था। लेकिन द्विघात बहुपद में ही हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो कर दे तो यही आपका द्विघात समीकरण हो जाता है, जिसे कि हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण। तो इसके लिए भी वही कंडीशन होगा कि a, b और c जो है सो वो एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगा, और a जो होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 4.1 में जो पढ़ने वाले हैं, बस हम इसी चीज का चेक करेंगे कि कौन सा समीकरण जो है वो द्विघात है या कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। बस इसी का चेक करने वाले हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ए बी सी एक संख्या वास्तविक संख्या होगी और ए कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि ए जीरो हो जाता है यानी कि आप ऐसे समझो कि ठीक है, द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि उस समीकरण का अधिकतम घात जो होगा वो 2 होगा। यदि आपसे द्विघात समीकरण की घात पूछी जाए तो अधिकतम जो घात होगा वो 2 ही होगा द्विघात समीकरण का। और इसमें आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं मूल, जिसे किसी या फिर शून्यक भी कहते हैं। मूल या शून्यक वो भी आपका 2 ही होगा, यानी कि 2 मतलब 2 संख्या नहीं होगा, 2 अलग अलग मूल होंगे। ये वाला 2 समझो कि 2 अलग अलग मूल होंगे। यदि द्विघात समीकरण में हम आपको बताएं कि अधिकतम मूल्य उसका जो घात होगा 2 होगा। यदि हम a को जीरो मान लें तो 0x² हो जाएगा, और जीरो में हम किसी संख्या का गुना करते हैं तो वो जीरो आ जाता है, तो x² बचेगा ही नहीं, तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो वो बच जाएगा bx प्लस c, जो कि एक रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण के रूप में हो सकता है। हाँ, लेकिन b जीरो हो सकता है, यानी कि a की जगह 1 ले तो 1x² प्लस b की जगह 0 ले तो 0x प्लस c की जगह कोई एक संख्या भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो सकता है, लेकिन abc वास्तविक संख्या होगी, कोई भी हो सकती है, बट्टा के रूप में भी हो सकता है abc, लेकिन a कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक भाई को सपोर्ट कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है
कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न मतलब ये जो दिया हुआ है समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि अलग अलग गुना के रूप में दिया हुआ। तो अंतिम रूप से हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे ये द्विघात समीकरण के रूप में जाता है या नहीं। तो हल आप सभी को पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। पहले हल में पहले एक बार हम प्रश्न लिखेंगे, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने x माइनस 3, ये हो जाएगा। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab होता है ना, तो 2x ये हो जाएगा बराबर 2 का x से गुना 2x माइनस 6, ये हो जाएगा। अब हम x, ये इधर 2x माइनस 6 है तो इधर बट्टा के इधर सॉरी बराबर के इधर हम ला सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस में 2x है, ये माइनस में 2x होगा। देखो प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस में है 6 तो ये प्लस में आएगा, प्लस 6 बराबर 0। तो ये दो और ये 2x कट जाएगा, ठीक है। ये 2x और ये 2x कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में और एक माइनस में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ए बी सी में a 0 नहीं होगा, लेकिन b या c कोई b या c कोई 0 हो सकता है। तो यहाँ पे बी सी 0 के रूप में है, तो आपको लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, या फिर आप अपने तरफ से जो आपके मन में आ रहा हो वैसे भी लिख सकते हैं, या ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यह भी लिख सकते हैं कि निम्न द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में बराबर लगा है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x हल, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब हल में x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको जैसे का तैसे लिख देंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुना 3 से होगा तो माइनस का 6, ये माइनस यहाँ भी माइनस जब गुना में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 2x ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 2x ये हो जाएगा। अब ये बराबर में इधर है, बराबर के इधर लाएंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये भी प्लस में है तो ये आएगा माइनस 2x, ये माइनस में है तो ये प्लस 6, यानी कि ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 6 बराबर 0, ये होगा। यहाँ पे भी बराबर में 0 लिखेंगे तो बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण। हाँ यह भी द्विघात समीकरण है, हाँ यह भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, औचित्य आप वही लाइन फिर से दोहरा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। ठीक है, abc रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, और a 0 नहीं है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा है हल, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है। यदि आपको कहीं से कठिनाई आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सुधार करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप का है, तो ये x माइनस ए, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी है ना, x प्लस बी बराबर होता है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस
ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ही होगा, बी का स्क्वायर नहीं ए बी होगा, उसके बाद ए बी। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 माइनस एक इंटू एक्स प्लस 2 का गुना ए बी यानी 2 गुने 2 बराबर, उसी प्रकार से ये भी होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एक्स, उसके बाद 1 माइनस 3 एक्स प्लस ए बी यानी कि 3, ये हो जाएगा प्लस में ए बी यानी कि 3। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, माइनस ए बी होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसका हल करना है। कहता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो x का गुना x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 का गुना x से तो माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 2 बराबर, फिर से x का गुना x से एक्स स्क्वायर, फिर x का गुना 3 से यानी प्लस 3x, फिर माइनस में x तो माइनस x और माइनस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस 2x यानी माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में x तो प्लस 2x माइनस 3, इस प्रकार से होगा। अब फिर से हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस में है तो एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस एक्स और माइनस में 2x यानी कि माइनस एक्स माइनस 2x, फिर माइनस में 2 और माइनस में ये 3 तो प्लस में 3, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और माइनस 2x और माइनस 3x बराबर होगा माइनस 2x और माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 2 और प्लस 1 यानी कि प्लस का प्लस 3 बराबर 1, ये बराबर हो जाएगा 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि a बराबर 0 है, क्योंकि a बराबर 0 है। ठीक है, अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हल, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 यानी कि x माइनस 3 गुने 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, ये होगा x का गुना 2x से तो ये हो जाएगा 6x, फिर x के गुना 1 से तो x माइनस में 3 और 2x यानी कि हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 3 बराबर x का गुना x से एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर होगा ना, 2x स्क्वायर, यहाँ पे x का गुना 2, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे x का गुना 2x से हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस x माइनस 6x सही है, माइनस 3 ये सही है, तो 2x स्क्वायर ये प्लस में इधर माइनस में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में आएगा माइनस 5x और यहाँ पे भी माइनस 6x है तो माइनस 6x माइनस 3 बराबर 0। समझ गए, जो इधर प्लस में था वो माइनस में आया, जो माइनस में था वो प्लस में आया। तब ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
अभी प्लस या माइनस होगा वो नहीं कह सकते। ये माइनस में 5x और माइनस 6x, माइनस का 11x, अब प्लस में x है यानी कि ये हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा? तो माइनस में 10x माइनस 3 बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका भी पावर में मान है, यानी कि यह भी लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है और ए बराबर 0 नहीं है। ए बराबर ए इज नॉट 0 है। ए इज नॉट 0 है क्योंकि हमने नो तो यहीं लगा दिया, तो नहीं लगाने का फिर मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, फिर से वही गुना करना है। तो 2x का x से गुना तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x का गुना माइनस 3 से तो ये हो जाएगा 6x माइनस का माइनस 1 का गुना x से तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 3। x का गुना x से x एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर 1 से गुना होगा x का तो माइनस x, फिर 5 का गुना 5x से तो 5x माइनस में फिर होगा 5। ये से गुना करने में आपको कहीं से कठिनाई तो नहीं हो रही? कमेंट करके आप बताइए। जब गुना आप आसानी से कर लेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। बस जो ज्यादा जो फंडा है वो गुना करने का ही है। जिसको गुना आ रहा होगा वो इस प्रश्न को आसानी से बना सकता है और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लाएगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो 2x एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस में है, ये माइनस में आएगा x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x। कितना हो जाएगा? माइनस 6x और माइनस x, तो माइनस में हो जाएगा 7x। ठीक है, इधर कितना होगा? तो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि फिर प्लस में 4x होगा। ये प्लस का 4x होगा जब माइनस में एक x है, तो 4x, तो इधर माइनस में आएगा 4x प्लस 3, ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा 5 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x, तो माइनस का 11x यानी कि 11x। ठीक है, यही होगा ना, 5 का गुना x से, हाँ यही होगा, माइनस 11x 5 प्लस 3 8 यानी कि 8 बराबर 0। तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। हाँ, यह भी द्विघात समीकरण। ठीक है, बाकी के लाइन आप समझ रहे हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, बस गुना किया, कुछ नहीं। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, इधर तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो सीधा दिया हुआ ही है। ठीक है, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस 2 दूनी 2 का गुना 2 से और 2x यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस 2x 2 का स्क्वायर यानी कि 4, क्योंकि a प्लस उसके बाद b का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस में, ये माइनस में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर एक इधर माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस 3x ये माइनस में, ये प्लस में 4x प्लस 1 और ये माइनस में 4 है तो इधर, सॉरी इधर प्लस में है तो इधर माइनस में बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो 0 प्लस 3x और 4x यानी कि 7x प्लस में 1 और माइनस में 4 यानी कि माइनस 3,
ये नहीं होगा, ठीक है, ये नो। क्यों नहीं होगा? तो आपको बताया क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, ए बराबर 0 है, इसलिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ए बराबर 0 है, ठीक है, इसलिए। अब 7वां प्रश्न हल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का आता है। ये पूरे चैप्टर से लगभग 20 नंबर का आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप छोड़ देंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? आप सभी को पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक और फॉर्मूला था जो कि यहीं से निकलता है, वो भी आपका सही है। तो एक्स स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर तो एक्स सॉरी ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 8। अब 3ab तो 3 दूनी 6 एक्स प्लस 6 एक्स गुना a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 बराबर 2 एक्स का गुना एक्स स्क्वायर से यानी कि 2x क्यूब माइनस 2x, एक से गुना होगा तो माइनस 2x। यही हो जाएगा आपका, ठीक है। 7वां प्रश्न पे हैं, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब, कहाँ गया, हाँ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का गुना एक्स से 6x का गुना एक्स से तो यानी 6x स्क्वायर प्लस 6 का गुना 6x का 2 से गुना तो प्लस का 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2x सॉरी अब x क्यूब ये प्लस में है तो ये माइनस में 2x क्यूब, ठीक है। इसको हम अब जब 3 है तो हम बारी बारी से लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा घात वाला पहले लिखेंगे और उससे छोटा घात वाला उसके बाद और उससे छोटे घात वाला उसके बाद लिखेंगे। तो अब हम एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्लस 12x और प्लस माइनस में 2 है तो प्लस में होगा प्लस 2x, ठीक है। ये प्लस में यहाँ पे 8 था तो प्लस 8 बराबर 0। अब एक एक्स क्यूब है उसमें से 2x क्यूब जाएगा तो यानी कि माइनस का x क्यूब बचेगा प्लस 6x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 12x प्लस 2x 14x ये होगा और प्लस का 8 बराबर 0। ये भी एक द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसका अधिकतम, या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इस समीकरण का घात 3 है। अब घात क्या होता है? तो आपको पता है कि जिस समीकरण का जो अधिकतम घात होता है, जिस समीकरण में अधिकतम घात जो होता है वही उस समीकरण का घात होता है। तो इसमें सबसे अधिक पावर 3 है तो इसीलिए इसका 3 होगा। लेकिन द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो 2 होता है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न, इस पर पहले प्रश्न का लास्ट प्रश्न 8वां प्रश्न है। हाँ, यही लास्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, या फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब? तो a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 8, ठीक है, माइनस 3ab तो 3 दूनी 6x माइनस 6x, उसके बाद a माइनस बी यानी कि x माइनस 2,
ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का गुना x से तो 6x² माइनस फिर माइनस यहाँ पे भी माइनस तो प्लस 6x का गुना 2 से तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स क्यूब माइनस प्लस में है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस में 4x² है तो ये होगा माइनस में 4x², ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में होगा प्लस 6x²। ठीक है, माइनस x ये हो जाएगा माइनस 12x, माइनस x माइनस 12x, यहाँ पे प्लस में 1 था तो प्लस 1, यहाँ पे माइनस 8 है तो ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस 8 बराबर 0। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, 4 माइनस में 4x² है, यहाँ पे प्लस में 6x² है यानी 6x² है, तो ये प्लस का हो जाएगा 2x² माइनस माइनस में ही होगा माइनस x और माइनस 12x बराबर हो जाएगा माइनस का 13x, 13x प्लस 8 प्लस 1 9, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तथा a बराबर 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं है। ठीक, समझ गए। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ये वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि शब्द कठिनाई वाला है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। वो वाला तो गुना करके आप समझ जाएंगे, लेकिन इसे समझने में थोड़ा कठिनाई होता है, लेकिन आज आपको सभी कठिनाई खत्म होने वाला है। ठीक, कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि इसमें जो भी दिया होगा, ये पहला प्रश्न है, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ये एक भाषा के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस भाषा को हमें जो अभी ने इस प्रकार से लिखा था ना, ये इस प्रकार से जो लिखा था, हमें इसी प्रकार से इस भाषा को व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे? बस भाषा पढ़ेंगे और उसे पलटते जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे हल। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको आयतक का क्षेत्रफल पता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई, ठीक है, गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, या एल से लेंथ गुने ब्रेथ। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज थी, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं, अभी नहीं लिखना है, फिर लिखना है। फिर देखते, कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक, यानी कि कह रहा है कि क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि हमें चौड़ाई पहले पता करना होगा तभी हमें लंबाई पता होगा। क्या कह रहा है कि क्षेत्र का लंबाई, यहां देखो आप, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो पहले हमें यदि चौड़ाई पता होगा तब तो हम उसका 2 गुना करेंगे या फिर जो भी करेंगे, तो हमें जो चाहिए पहले वो चाहिए चौड़ाई। यहाँ हल में देखेंगे, लिखेंगे दिया है आयत का क्षेत्रफल या आयताकार रुक जाओ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें चौड़ाई चाहिए, क्यों? क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो पहले हमें यदि चौड़ाई पता होगा तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो हमें चौड़ाई, तो हम लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई यदि x है तो लंबाई क्या होगा? तो लंबाई बराबर लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, यानी कि चौड़ाई का 2 गुना होगा, 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि 2 गुना प्लस 1 निकल गया। कह रहा है कि क्षेत्र की ये लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है,
आप समझ रहे हैं, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमें लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। तो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होगा वो 528 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये दे रखा है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर x इंटू, लिखता हूं x इंटू 2x माइनस 1 सॉरी प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका गुना करेंगे, तो x का गुना 2x से, तो यानी 2x स्क्वायर प्लस में x का गुना x से, x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर यहाँ लिखने की जरूरत, मीटर स्क्वायर ये यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। जब हम यदि क्षेत्रफल निकालते तो वहां लिखना जरूरत होता है। जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ेंगे तो उसमें आपको यूनिट लगाना जरूरी होता है, नहीं तो आपका एग्जामिनर नंबर काट लेता है। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही आपका भाषा के रूप में कह रहा था। ठीक है, समझ गए आप। क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमें लंबाई बोल रहा था कि चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो हमें चौड़ाई नहीं पता था, तो हमने चौड़ाई को एक चर राशि x माना और उसी हिसाब से हमने लंबाई निकाल दिया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका दूसरा प्रश्न होने वाला। कहता है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक, मानो कि 2 और 3 4, ये क्रमागत पूर्णांक है या नहीं है ना। तो 2 के बाद आया 3, तो 3 को हम 3 बराबर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 बराबर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 के कोई क्रमागत संख्या है तो उससे 1 जोड़ने से उसका अगला संख्या आता है। जैसे कि 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4 आएगा, जो कि 3 का अगला संख्या है। यानी कि यदि कोई क्रमागत संख्या है तो वो उससे 1 अधिक होगा। ठीक है, तो उससे 1 अधिक होगा। तो हम मानते हैं कि छोटी संख्या, लिखेंगे हल छोटी, माना कि छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी, क्योंकि क्रमागत है तो एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। तो उसी में तो छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या बराबर x प्लस 1। अब लाइन पे ध्यान दीजिए, प्रश्न पे कहता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि इस दोनों को गुणा करने से हमें 306 मिलता है। ठीक है, तो गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल बराबर होगा x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, समझ पा रहे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। फिर से आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। बस यही कह रहा था कि आप द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यह कहता है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो अब एक x निकल जाएगा तो अगली संख्या x प्लस 1 निकल जाएगा। लेकिन हमें इस चैप्टर में 4.1 में हमें संख्या को निकालना नहीं है। हमें पहला प्रश्न था कि देखना था कि क्या वह द्विघात समीकरण है या नहीं, और दूसरी प्रश्न जो थी आपकी जो है उसे भाषा के रूप में दिया हुआ था और हमें समीकरण के रूप में बदलना था। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कोई बात नहीं, लिखेंगे हल। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना कि रोहन की आयु बराबर x। ठीक है, रोहन की आयु, किसी की आयु तो हमें नहीं दे रखी है, तो किसी एक को तो आयु मानना होगा ना हमें, कुछ ना कुछ तो चर राशि मानते हैं x। तो रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगा, यदि 5 3 से 2 बड़ा है तो इसका मतलब है 5 3 से 2 बड़ा है, तो यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 5 है।
यानी कि 3 में 2 जोड़ने से 5 आया। यदि 5 3 से 2 बड़ा है तो यानी कि उसमें 2 जोड़ना था 3 में, ठीक है। तो उसी प्रकार तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष, ये हो जाएगा x प्लस 26। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अभी यदि आप 15 वर्ष के हो तो आप 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे 18 के। ये 18 कैसे आया तो 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस में 3 किया। उसी प्रकार अब से लिखेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु, उसमें भी 3 वर्ष वृद्धि होगा यानी कि x प्लस 26 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 29, ये हो जाएगा। तो अब कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी कि पश्चात मतलब बाद ही होता है, या आप पश्चात मतलब बाद ही होता है, ठीक है, 360 हो जाएगी। यानी कि x प्लस 3 गुने x प्लस 29 बराबर जो होगा वो कितना होगा 360, ठीक है, 360। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, बस जो निकल के आएगा वही हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो x का गुना x से x स्क्वायर प्लस x का गुना 29 से 29x, ठीक है। उसके बाद 3 का गुना x से तो प्लस का 3x, फिर 3 का गुना 29 से, तो 3 को जब 29 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 87, ठीक है, बराबर 360, ये निकल के आएगा। अब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x 32x प्लस ये प्लस में और ये माइनस में आएगा यानी कि दोनों का अंतर होगा, तो 360 माइनस 87 360 माइनस 87 हो जाएगा 3, 5 में से 8 जाएगा, इन 15 में से 8 जाएगा 7, 2, यानी कि इधर जो होगा आपका ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, और माइनस में बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ होगा यानी कि 273, और यही आपका आंसर भी है, यही आपका द्विघात समीकरण। ये x निकल के आएगा, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये रोहन का वर्तमान आयु आएगा, और जब रोहन की वर्तमान आयु आ जाएगा तो रोहन की माँ की भी वर्तमान आयु आ जाएगा, उसमें 26 जोड़ने पर उसके रोहन की माँ की वर्तमान आयु मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। यदि कहीं से कठिनाई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब चौथा प्रश्न, ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड तो नहीं है, ये आप समझेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हल कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है यानी कि हमें दूरी दे रखा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा 480 किलोमीटर, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, कम होती है, अब हमें चाल तो पता नहीं है कि, तो चाल नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे, चाल को क्या मान सकते हैं, एक चर राशि, तो माना कि चाल बराबर x, ठीक है, तो चाल x था। कहता है कि उसकी दूरी में उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम समय लेता है। चलिए पहले मैं समय, तो अभी का समय निकालेंगे तब तो निकलेगा, ये दूरी दिया हुआ और चाल दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल होगा यानी कि 480 बट्टा x, ये आपका समय हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम हो जाए, यानी कि चाल जो था, अब नया चाल बराबर हो जाएगा x माइनस 8, तो उसी दूरी को तय करने में
जो समय लगता है वो 3 घंटा अधिक लगता है। यानी कि आप जो नया समय निकालोगे, आप समय 480 बटा x माइनस 8, ठीक है, ये जो होगा, ये इससे, ये जो समय निकला है इससे 3 घंटा अधिक है। तो यानी कि 480 बट्टा x प्लस 3 घंटा अधिक था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 480 बट्टा x माइनस 8, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, माइनस 480 बट्टा x बराबर 3, ये होगा, ठीक है। इसका अंतर करेंगे तो कोना कोनी गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 का x में गुना होगा तो 480x, फिर से माइनस माइनस यानी कि आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ भी माइनस, तो प्लस 480 गुने 8 बट्टा कितना हो जाएगा, तो x माइनस 8 का x से गुना, ये बराबर में आपका इधर 3 आ जाएगा, 400, ये यहाँ पे 480 होगा, ये यहाँ पे 480 हो जाएगा, तो 480x से 480x, ये प्लस में था एक माइनस में था तो कट जाएगा। अब ऊपर आपका बच जाएगा 480 गुने 8, 480 गुने 8 बट्टा x का गुना x से तो x स्क्वायर माइनस x का गुना 8 से तो 8x बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, 480 का 8 में गुना करेंगे तो ये 0, 8 8 64 का 4 हाथ में की 6, 8 चौके 32 6 38, 3840 होगा, ये बट्टा में हो जाएगा 3840 बराबर 3x, ये बट्टा में इधर जाएगा गुणान में तो 3x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24x, ये हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा। अब ये इधर है, ये बराबर बट्टा यानी बराबर के इधर है और इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 3840। अब ये इधर माइनस में आएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस में इधर माइनस में आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो इस सभी में 3 से भाग लग रहा है, जब हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, कहाँ गया, तो आपको था 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 32, कितना 3840, 3840 बराबर 0। तो ये 3 से भाग देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया तो 3 8 24, 0 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत आसानी से लगभग हमने आपको समझा पाया होगा। यदि आपको फिर भी कहीं कठिनाई रह गई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हो सकता है कमेंट के माध्यम से भी आपका सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आपके लिए आपकी अगली प्रश्नावली 4.2 के लेके, साथ में आपको साइंस के लगभग 80 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नियंत्रण एवं समन्वय से है, आपके बायोलॉजी ऐसे 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में लड़ने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, और आप 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप पूरे की पूरी चैप्टर भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।